चलिए बच्चों। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। बेसिकली हमने जो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था वो अंडर राइटिंग स्टार्ट किया था, और अंडर राइटिंग का बेसिक्स जो मतलब था कंसेप्चुअली मैंने उसको बात आपको समझाने की कोशिश की थी। नहीं समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो भी काम चलेगा। आप यहां से भी देखना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने बोला था एक कंपनी है, जब कंपनी कोई भी इशू करती है पब्लिक में सिक्योरिटी, तो वहां पर कंपनी को मिनिमम सब्सक्राइब होना बहुत जरूरी होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी एक्टिविटी दे रही है, जो भी आपकी सेवा की गाइडलाइंस दे रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। कंपनी को मिनिमम सब्सक्राइब चाहिए। यदि कंपनी को मिनिमम सब्सक्राइब नहीं मिलता है तो कंपनी को जो इशू किया है उस प्रोसेस को कैंसिल करना पड़ेगा, और जो पैसा उनको एज ए एप्लीकेशन के रूप में आया है उस पैसे को उसको वापस से क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। तो कंपनी को यही डर होता है। जो कंपनी नई नई होती है उनको टेंशन होती है। जो कंपनियां पुरानी होती है, जिनका मार्केट गुडविल अच्छा होता है, उन कंपनियों को इस टेंशन की, ये टेंशन उन लोगों को नहीं होती। लेकिन जो कंपनी नई नई है, जो आईपीओ इशू कर रही है, उस केस के अंदर कंपनी को मिनिमम सब्सक्राइब मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बात की क्या रहती है? रिस्क रहती है। इसी चीज से बचने के लिए कंपनी क्या करती है कि अंडर राइटर अपॉइंट करती है। अंडर राइटर का मतलब बेसिकली तो मैंने समझा देता, लेकिन अब डायरेक्टली हम टेक्निकल वर्ड में बात करने वाले हैं कि कंपनी है एक अंडर राइटर के पास जाती है। अंडर राइटर का काम कुछ भी नहीं है। अंडर राइटर ऐसी रिस्क को लेने का काम करता है। ऐसी रिस्क कौन सी है? मिनिमम सब्सक्राइब ना होने की। इस रिस्क को लेने का काम कौन करता है? अंडर राइटर करता है। अंडर राइटर कंपनी के बीच में एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं बेटा बताओ? अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। क्लियर है? जिस व्यक्ति के साथ किया जाता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया जाता है, उसको बोलते हैं अंडर राइटर। क्या बोलते हैं बेटा? हम अंडर राइटर। और कंपनी इसके बदले में अंडर राइटर को कुछ ना कुछ कंसीडरेशन पे करेगी। उस कंसीडरेशन बोलते हैं हम क्या? हम अंडर राइटिंग कमीशन। मैं वन बाय वन करके बात करूंगा, नोट डाउन भी कराऊंगा, नो डाउट। लेकिन अभी इतना समझ लो, एक कंपनी है, एक अंडर राइटर है, दोनों बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। उस एग्रीमेंट को हम अंडर राइटिंग बोलते हैं। क्या निकालेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या नहीं करेंगे, प्रीवियस सिलेक्शन बात कर चुका हूं, फिर भी मैं यहां पर भी इसकी वापस से डिस्कशन का पार्ट बनाने वाला हूं। चलिए आप आते हैं, नोट डाउन करते हैं कि भैया हमने क्या क्या हमने पढ़ा है। चलिए। तो बेसिकली जो अंडर राइटिंग है उसका मैं सबसे पहले यहां पर जो है एक कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग डाल रहा हूं। कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग कि भैया कंसेप्ट है क्या। मैंने बोला कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एक व्यक्ति है मिस्टर राव, एक्स वाई जेड भी हो सकती है। ठीक है ना? चलो इसको मैं थोड़ा सा बाद में लूंगा। अभी मैं एक से ले चलता हूं। ये कंपनी है, ये मिस्टर राम है। कंपनी इसके पास जाती है और बोलती है, या कह दो ट्रांसफर रिस्क। और रिस्क के बदले में, रिस्क के बदले में ये देती है इसको कंसिडरेशन। अब ये जो कंसिडरेशन है, रिस्क दे रही है, इसको यहां पर हम बोलते हैं अंडर राइटर। क्या बोलते बेटा बताऊं? अंडर राइटर। और जो इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को बोलते हैं हम अंडर राइटिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों पार्टियों के बीच में, इसको बोलते हैं अंडर राइटिंग। ये इसको रिस्क देती है, बदले में कमीशन इसको देना पड़ता है इन्हें। इसको अंडर राइटर बोलते हैं, कंपनी है ये। और ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? अंडर राइटिंग। ठीक है। मैं सेकंड थीम लेके चलूंगा। जो एग्रीमेंट है विद अंडर राइटर है, बोलो ना। अंडर राइटर है, एग्रीमेंट विद अंडर राइटर। अंडर राइटर मे बी
ये एबीसी लिमिटेड है, ये राम है, ये एक्स वाई जेड लिमिटेड है। अब समस्या क्या है? अंडर राइटर ये भी हो सकता है, अंडर राइटर ये भी हो सकता है। ये जो अंडर राइटर है ये इंडिविजुअल है, और ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि मैं कहूं मे बी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। आप जब अंडर राइटर की बात करोगे तो ऐसा नहीं कहोगे कि कोई व्यक्ति होगा, आप ऐसा नहीं कहोगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन भी होगी। कुछ लोग बहुत बड़े होते हैं जिनके पास पैसा बहुत पड़ा है, तो वो खुद रिस्क भी लेते हैं। छोटा सा मैं एग्जांपल दे दूं, आपने अंडर राइटिंग नहीं ली है, लेकिन आपने शेयर लिए हैं किसी कंपनी के, लेकिन आपके पास पैसा बहुत अच्छा खासा पड़ा है, तो आप किसी कंपनी के रिस्क ले सकते हो, और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? कंसिडरेशन मिलेगा। शेयर मार्केट में प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहा हूं, वो आपके एक फिक्स रेट से जो भी आप दोनों पार्टी ने एग्रीमेंट में डिसाइड किया है उसके हिसाब से, कंपनी के हिसाब से जो भी बनता है आपका कमीशन मिलेगा। क्लियर है? ऐसा काम करना पड़ सकता है आपको, कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल भी कर सकता है, मान लो कि रतन टाटा है, अंबानी जी हैं, बेसिकली इनको पैसे की जरूरत इनको खुद को पड़ती है, लेकिन फिर भी यदि किसी कंपनी का एक लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेरी बात क्लियर है यहां तक कहानी? और जैसे बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये क्या है? एनबीएफसी है, क्या है? ये तो डेफिनेटली काम ही इस मार्केट में करते हैं। इनका जो काम है बेसिकली यही है, लोगों की रिस्क लेना और बदले में पैसे कमाना। तुम बैंक के पास जो जमा कराते हो उस पैसे का क्या करती बैंक? अपने पास रखेगी थोड़ी ना, तुम्हें ब्याज भी देती है, तुम्हें फैसिलिटी भी देती है, इतने एम्प्लॉय लगा रखे, ऑर्गेनाइजेशन खोल रखी है, इतनी सारी उन्होंने अपनी बैंक की ब्रांच खोल रखी है। पैसा कहां से आता है? इस सारे पैसे को कंपनियों को क्या करती है? उधार देती है, ब्याज पर उठाती है, या कुछ ऐसा शेयर फिर रिस्क का काम करती है, पैसे कमाती है, उसमें से इन सब खर्चों को चलाती है, तुम्हें भी दे देती है। उसके बावजूद भी बैंकिंग कंपनी प्रॉफिट में होती है। तो ये बात समझ में आ रहा है आपकी में? यानी कि अंडर राइटर इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। मैंने इस एग्जांपल से आपको यही समझाने की कोशिश की है। क्लियर बेटा कहानी यहां तक? नोट करते हो चलिए साथ साथ, वो बहुत जरूरी है। और जो ये आपको कंसिडरेशन दिया है हमने, जो कंसिडरेशन है इसको हम बोलते अंडर राइटिंग कमीशन। क्या बोलते बेटा बताओ? कितना मिलेगा इसकी बात अभी नहीं कर रहा मैं, इसको बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। मेरी बात क्लियर है? क्लियर है तो हम आगे चलें। ठीक है, चलिए। अब हम पॉइंट नंबर 2, ये तो हुआ इसका बेसिक, कि जो इसकी थीम समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। किसी बच्चे के दिमाग में सवाल हो तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। पॉइंट नंबर 2, हम आते मीनिंग पर। मीनिंग, मीनिंग पहला, अंडर राइटिंग। बेसिकली मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि अंडर राइटिंग होती क्या है, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं और इसको डिस्कशन का पार्ट हम बना सकते हैं, इसको और डिस्कशन का हम पार्ट बना सकते हैं। मैंने बोला कि कंपनी और अंडर राइटर के बीच में कुछ बातें होती, कॉन्वर्सेशन होती है, उस कॉन्वर्सेशन को हम एग्रीमेंट के रूप में कन्वर्ट कर देते, रिटर्न में कर देते हैं। बोलो है ना, किस में होगा ये? रिटर्न में होगा। जब चीज राइटिंग में होगी तो उसको लीगली फॉर्म दे दिया जाता है, और इसमें जो भी चीज लिखी, जो भी हमने बात की है, उस सारी बात को हम लिख करके बोलते भैया ठीक है तुम ऐसा करना, हम ऐसा कर सकते हैं। क्या सर इसमें कंडीशन का होना बहुत जरूरी है? ये डिपेंड करता है कंपनी और उस अंडर राइटर के बीच में जो भी बातें हुई हैं। क्लियर है? तो कंडीशंस भी हो सकती हैं और विदाउट कंडीशंस भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल। क्लियर है कहानी तक? तो लिखिए इसके अंदर क्या है। इट इज
एग्रीमेंट इन राइटिंग बिटवीन बिटवीन कंपनी एंड अंडरराइटर। अब मैं ऐसा नहीं लिखूंगा कि, मैं ऐसा नहीं कहने की कोशिश करूंगा कि भाई, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई इंडिविजुअल है ऑर्गेनाइजेशन, इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। मैंने क्या बोला, इट इज एग्रीमेंट इन राइटिंग बिटवीन कंपनी एंड विद अंडरराइटर। ठीक है, आगे लिखिए, टू टेक अप शेयर्स, टू टेक अप शेयर्स इफ डू नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, डू नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक फॉर ए कंसिडरेशन, फॉर ए कंसिडरेशन, इट मे बी कंडीशनल और अनकंडीशनल। जरूरी नहीं है कि कंडीशंस हो इसके अंदर, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। मेरी बात क्लियर है कहानी यहां तक? तो मैंने तीन वर्ड यूज किए हैं। पहला वर्ड यूज किया मैंने, बताओ क्या? ये राइटिंग में होना चाहिए। ये जब डो नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करे, कंसिडरेशन का होना जरूरी है। और कंडीशनल और अनकंडीशनल, ये दोनों तरीके का भी हो सकता है। मेरी बात क्लियर है? ये डेफिनेशन है इसकी। तो मैंने क्या बोला है, जब पब्लिक नहीं देगी तब। भाई ऐसा होता है ना कि मिनिमम सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? कंपनी मान लो 1 लाख शेयर इशू कर रही है, कंपनी की जो कंडीशन है वो 90% की है। मान लो 90% या 90,000 शेयर पब्लिक ने नहीं खरीदे, तो आपको इशू कैंसिल करना पड़ जाएगा। तो यहां पर कंपनी कंपनी बोलते हैं अंडरराइटर से, देखो रिस्क टेंशन है हमारी, लोगों नहीं खरीदे तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्या करना बच्चे, कुछ तुम ले लेना। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे दूं, नोट मत करना इसको। कंपनी 1 लाख शेयर खरीद रही है, 1 लाख शेयर में से पब्लिक ने ले लिए कितने, बताओ बेटा? 70,000 के। तो यही तो बोलता, डू नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने नहीं किए? 30,000 के। 30,000 पब्लिक ने नहीं लिए, दैट इज अंडर राइटर, ये अंडर राइटर को लेने पड़ेंगे। इसी की बात कर रहा है वो। माने कि जो जितने हिस्से के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया है, पब्लिक ने नहीं खरीदे, वो शेयर आपको लेने पड़ेंगे। यही बात इस एग्रीमेंट की खासियत बनाती है। ठीक है, यही खास बात है, और यही चीज हमें इसमें आपको देखनी पड़ेगी। बी, मार्केट एप्लीकेशन। मार्केट एप्लीकेशन, मार्केट एप्लीकेशन क्या है? मार्केट एप्लीकेशन लिखिएगा इसमें, मार्केट एप्लीकेशंस आर दोज एप्लीकेशंस आर दोज एप्लीकेशंस विच बियर विच बियर स्टाम्प ऑफ अंडरराइटर। विच स्टाम्प ऑफ अंडरराइटर, खास बात यही है, इसको भी समझाऊंगा मैं। इसके साथ साथ एक चीज और लिख लो साथ के साथ, अनमार्क्ड एप्लीकेशन।
लिखिए, अनमार्क्ड एप्लीकेशन आर दोज एप्लीकेशंस विच डू नॉट बियर स्टम्प ऑफ एनी अंडरराइटर। क्लियर है? मैं इस चीज को थोड़ा सा एक बेहतर तरीके से और समझाना चाहता हूं। देखिए, एवीसी लिमिटेड है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि यदि आपकी समझ में एक टर्म्स आ गई, समझ लो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। एबीसी लिमिटेड है, यहां पर इसने क्या किया है, ए, बी और सी, तीन व्यक्तियों को इस चीज के लिए क्या किया, इन्होंने एग्रीमेंट किया, यानी ये अंडरराइटर हैं। ये कौन है बेटा? ये है अंडर राइटर। अंडर राइटर। अब हुआ क्या कि ये लोग क्या करेंगे, ये सारे के सारे जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस पब्लिक में दे देंगे। क्लियर है? पब्लिक है। कंपनी ने जिम्मेदारी दे दी इनको, इनको दे दी कि भैया तुम हमारे शेयर बिकवाओ। ये लोग इन शेयर्स को पब्लिक में बेचेंगे। मेरी बात ध्यान सुनना, ये लोग बेटा क्या करेंगे, इन शेयर्स को पब्लिक में बेचेंगे। अब क्या होता है कि कंपनी जो होती है ना, कंपनी, आईसी आईसीआई बैंक, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सबमिट होते हैं किसी बैंक के पास। तो इन्होंने क्या कर दिया, अथोराइज्ड बैंक, इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को अथोराइज कर दिया कि ठीक है तुम सबमिट करो। तो पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक क्या करेगी, एप्लीकेशन से सबमिट हो जाएंगे यहां पर। एप्लीकेशन बेटे क्या होंगे यहां पर, सबमिट। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशंस हो सकता है कि ये जो पब्लिक है, हो सकता है कि डायरेक्टली यहां से खरीदे। बोलो ना। बाय फ्रॉम कंपनी। और दूसरा तरीका ये है कि ये यहां से भी खरीद सकते हैं, फ्रॉम अंडर राइटर। मेरी बात समझ में आ रही है? हो सकता है कि डायरेक्टली खरीदें ये लोग, हो सकता है ये लोग अंडर राइटर के थ्रू भी खरीदें। मेरी बात समझ में आ रही है? पब्लिक जरूरी थोड़ी ना कि अंडर राइटर से शेयर ले, वो डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट से जाके भी पैसे शेयर ले सकती है। लेकिन सारे के सारे एप्लीकेशन का जो पैसा है, जो एप्लीकेशन है, वो ऑथोराइज बैंक के अकाउंट में जाएंगे। तो सारे के सारे एप्लीकेशन, चाहे वो डायरेक्टली लिए कंपनी से, चाहे वो इनडायरेक्ट लिए थ्रू अंडर राइटर के, सारे सारे एप्लीकेशन कहां पर सबमिट होंगे बेटा, बताओ? बोलो ना। सारे एप्लीकेशन कहां सबमिट होंगे, अथोराइज बैंक के पास। कहां होंगे, अथोराइज बैंक के पास। अब प्रॉब्लम क्या है, अब बैंक के पास जो है ये टोटल है, टोटल एप्लीकेशंस, ये टोटल एप्लीकेशन है। अब समस्या यहां पर एक हो गई
कि टोटल एप्लीकेशन मान लो इनके पास हैं टोटल जो भी है, तो कंपनी डिसाइड कैसे करेगी कि इन एप्लीकेशन में से ए ने कितने बेचे हैं, बी ने कितने बेचे, सी ने कितने बेचे। मेरी बात समझ में आ रही है? सवाल उठता है यहां पर आकर के, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट शेयर्स इशूड बाई ए, बी और सी। मेरी बात समझ में आ रही है? सवाल समझ में आ गया? यानी कि यह मुश्किल काम हो जाएगा, कैसे डिसाइड करेगी कंपनी कि किसने कितने शेयर किस किस के बिकवाए हैं, यानी कि कौन कौन व्यक्ति कितने कितने शेयर बिकवा रहा है, यह आइडेंटिफाई करना बेहद मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए कंपनी क्या बोलती है कि जब भी तुम यहां शेयर बेचोगे, यहां देखो बेटा, जब भी तुम क्या करोगे बेटा बताओ, जब भी तुम शेयर बेचोगे तो इन एप्लीकेशंस पर, इन एप्लीकेशंस पर क्या करो बताओ, एप्लीकेशन साइन करोगे। बोलो ना, एप्लीकेशन क्या करोगे बताओ, साइन। एप्लीकेशन बताओ क्या करोगे, साइन। तो जब एप्लीकेशन यहां पर मिलेंगे तो उन पर क्या होगा बताओ, आइडेंटिफाई होगा। क्या होगा बेटा बताओ, आइडेंटिफाई। तो मैं यहां से गया, इन एप्लीकेशंस के मैंने दो हिस्से कर दिए। क्या हो गया ये, इन एप्लीकेशन के दो हिस्से हो गए, विद साइन ऑफ अंडर राइटर और विदाउट साइन ऑफ अंडर राइटर। इनको बोलते हैं मार्क्ड और इनको बोलते हैं अनमार्क्ड। क्या मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है आपकी में? इनको बोलेंगे मार्क्ड और इनको बोलेंगे अनमार्क्ड। क्या क्लियर है? बोलो ना, क्या क्लियर है ये चीज? जिन पर अंडर राइटर के साइन हो रखे हैं, जिन पर अंडर राइटर का मार्का लगा हुआ है, मार्क, इसको बोलते हैं मार्क। क्या बोलते हैं बेटा बताओ हम, मार्क, मार्क्ड बोलते हैं इसको, मार्क। जिन पर सिग्नेचर हो रखा है, या मैं कहूं ऐसे जो कि आइडेंटिफिएबल हैं, मैं ऐसा कह सकता हूं यहां पर बताओ, आइडेंटिफिएबल और ये नॉन आइडेंटिफिएबल। ये आइडेंटिफिएबल है और दूसरे वाले नॉन आइडेंटिफिएबल हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? इससे डायग्राम को आराम से उतार लो, बिल्कुल बढ़िया तरीके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? इसको बोलते हैं मार्ग, इसको बोलते हैं, फटाफट से उतारो बेटा, फटाफट से। बड़ा करो थोड़ा सा, लो, इसी डायग्राम फटाफट से उतार लो।
ठीक है, चले अपन। चलिए, तीन डेफिनेशन हो गई। डी, अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन। देखिए इसमें क्या है, द प्राइस चार्ज्ड बाय अंडर राइटर, चार्ज बाय अंडर राइटर फॉर द अंडर राइटिंग सर्विसेज रेंडर्ड टू द कंपनी। जो सर्विसेज हमने कंपनी दी, प्राइस जो चार्ज किया है, किसके लिए, अंडर राइटिंग सर्विसेज के रेस्पेक्ट में कंपनी से, उसको बोलते हैं हम क्या, अंडर राइटिंग कमीशन। जो भी है, अभी समझना मत इसको, कमीशन कैसे निकालते हैं वो देख लो। कैलकुलेशन ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, इसको मैं बाद में समझाऊंगा एग्जांपल के द्वारा। तो यहां पर है क्या, ग्रॉस लायबिलिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, सॉरी रेट मत करो पहले, इशू प्राइस मल्टीप्लाई करो रेट। तीन फैक्टर हैं, एक ग्रॉस लायबिलिटी है, इशू प्राइस है, रेट है। ठीक है, इसकी चर्चा डेफिनेटली बाद में करूंगा मैं, अभी इसको बस नोट डाउन कर लो आप। और चाहो तो चलो ठीक है, इसी के साथ ही लिख लो आप, या आपका ऊपर जगह हो तो ऊपर लिख लो, चाहे यहाँ हो तो यहाँ लिख लो। चलो मैं बाद में बात करेंगे इसके बारे में ना, थोड़ा सा एक पॉइंट और था जो मुझे ऊपर ही कर देना चाहिए था अटैच, कोई दिक्कत नहीं। ई, फॉर्म अंडर राइटिंग, फॉर्म अंडर राइटिंग, फॉर्म अंडर राइटिंग। इसको समझिए, लिखिए पहले फिलहाल के लिए, बाद में समझेंगे इस चीज को थोड़ा सा। फॉर्म अंडर राइटिंग आर दोज स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स टेकन अप बाय अंडर राइटर, irrespective subscribed by the public। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। बोल रहा कि ये एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जो अंडर राइटर के द्वारा लिए जाते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक कितना मांग रही है। मेरी बात समझ में नहीं आई?
मैंने क्या बोला, ये कि वो नंबर ऑफ शेयर हैं जो अंडरराइटर खुद अपने पास रखता है, और ये शेयर रखने के टाइम पर बोलता है कंपनी से कि पब्लिक कितना भी मांगे मैं इसमें से नहीं दूंगा। एग्जाम्पल समझ में नहीं आया होगा ना? चलिए मैं इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल बनाता हूं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देता हूं मैं। एग्जाम्पल, कंपनी क्या कर रही है, एबीसी लिमिटेड ने क्या किया है, इशू किए हैं 10,000 शेयर्स विद ए, बी एंड सी आर एज फॉलो। ए है, बी है और सी है। जो इन्होंने ली है, लाइबिलिटी ली है, जिम्मेदारी जो ली है, इसने 5,000 की ली है, इसने 3,000 की ली है, इसने 2,000 की ली है। साथ में इन्होंने फर्म अंडर राइटिंग भी लिए है 2,000, 500 और 500 की। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये जो है वो मैक्सिमम लायबिलिटी है। मैं इसको थोड़ा डायग्राम से समझाऊंगा, ज्यादा बेहतर होगा। एनालिसिस देखिए, कंपनी टोटल जो एवीसी लिमिटेड है वो दे रही है 10,000 शेयर्स। क्लियर है? ये इसने ए को दे दिए, बी को दे दिए, सी को दे दिए। ए कह रहा है कि मैं जो लायबिलिटी लेने वाला हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं 5,000 शेयर की। ये कहता मैं 3,000 शेयर की लेता हूं बिकवाने की, ये कहता 2,000 शेयर बेचने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन वो बोल रहा है, मेरी बात को ध्यान सुनना, वो ये बोल रहा है कि 5,000 की टोटल जिम्मेदारी लेता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है बेचना। लेकिन बोलता है कि 2,000 शेयर मैं खुद रखूंगा, सेल्फ एक्वायर करूंगा, मैं खुद रखूंगा, पब्लिक को नहीं दूंगा इनमें से। और जो 3,000 के शेयर हैं ये मैं दूंगा फॉर पब्लिक के लिए। यानी कि पब्लिक मान लो, अब यहां छोटा सा एग्जांपल दूं, पब्लिक मान लो एप्लीकेशन देती है 4,000 शेयर के लिए, तो ये अंडर राइटर 3,000 तक ही देगा, 1,000 को लौटा देगा। इसे 2,000 में से वो हाथ भी नहीं लगाने देगा, ये वो खुद रखना चाहता, खुद खरीदना चाहता है। क्या सर टोटल ग्रॉस लायबिलिटी में शामिल होता है? हाँ, ये ग्रॉस लायबिलिटी का पार्ट तो देखो ना। टोटल लायबिलिटी 5,000 की ली थी, 2,000 खुद की जेब में रख लिए, 3,000 पब्लिक के लिए ओपन कर दिए। सर मान लो इन 3,000 में से यदि पब्लिक ने नहीं लिए तो फ्री इसको भी लेने पड़ेंगे। तो यहां पर चीज नहीं दिख रही क्या आपको? यहां पर सारे पब्लिक ने ले लिए, 3,000 से ज्यादा पब्लिक ले नहीं सकती क्योंकि उसे देगा ही नहीं है, क्योंकि 3,000 का ही एप्लीकेशन इसके पास, तो 2,000 उसे देना चाहता नहीं है। इसी को बोलते हैं फर्म अंडर राइटिंग। यानी कि इस वाली टर्म्स पर इस वाली टर्म्स पर पब्लिक के सब्सक्रिप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसने पहले बोल दिया भैया देखो 5,000 है, 2,000 ये मैं रख रहा हूं, पब्लिक कितना ही मांगे मैं नहीं दूंगा, 3,000 से ज्यादा मैं इनमें से इतना दूंगा। इसी को बोलते फर्म अंडर राइटिंग। क्लियर बेटा यहां तक कहानी? ठीक है ना? ये सेम यहां पर भी ऐसा ही है। इसने 500 रख लिए, 2,500 पब्लिक के लिए खोल दिए, 500 रख लिए और 1,500 पब्लिक के लिए खोल दिए। तो ये वाली जो टर्म्स है ये, इसी को बोलते बेटा क्या बताओ हम, इसी को क्या बोलते हैं? फर्म अंडर राइटिंग। क्या बोलते हैं? फर्म अंडर राइटिंग। क्या बोलते बताओ? फर्म अंडर राइटिंग। क्लियर है? क्या मैं इसको यहां से हटा दूं डायग्राम को? लो, ठीक है ना? तो दिस इज कॉल्ड क्या बताओ? फर्म अंडर राइटिंग। ठीक है ना? इसको नोट कर लो आप, लिख लो ऐसी।
3000 और 2000, ठीक है, सेम ऐसे होगा ये भी। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था एक्चुअली में। अब यहाँ सवाल उठेंगे बहुत सारे, अभी सवाल आएंगे, रुको भी। अभी सवाल उठेंगे। ठीक है, चलिए कितना हो गया, ई हो गई। और अब डालो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट डालो बेटा इसमें आप। ये क्या ले रहा आपने अपना लायक। लीगल प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू अंडरराइटिंग ऑफ कंपनी, अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। लिखिए इसमें, एज पर सेक्शन 40 सबसेक्शन 6, रीडिंग विद रूल 13 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ऐसा कर लो बस, इसको डाल लो बस। रेफरेंस कहां से लिया है, ये सेक्शन पता है आपको, कंपनी एक्ट से आता है। रूल आपको पता है कंपनी रूल से आता है। कंपनी एक्ट 2013 में आया था और ये 2014 में होगा, ठीक है। तो रूल जो है कंपनी रूल से आते हैं और ये कंपनी एक्ट से आता है, ठीक है। तो आप जब भी सेक्शन 40 सबसेक्शन 6 को पढ़ोगे तो आपको रूल को साथ में रख के पढ़ोगे। ये क्या बोलता है, पेमेंट ऑफ कमीशन shall be authorized by article of association। यानी कि ये एओए के द्वारा अथोराइज होना चाहिए, ठीक है। कमीशन में पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स और इशू प्रोसीड। आप कहीं से दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप प्रॉफिट में से दे दो, चाहो तो आप इशू के जो प्रोसेस में पैसा है उसमें से दे दो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ये आपको आर्टिकल्स में एओए में क्या करना पड़ेगा, इसका ऑथोराइज करना पड़ेगा। इस बात का बेहद याद रखना। पॉइंट नंबर थर्ड, कमीशन shall not exceed in case of shares 5% of issue price, in case of debt
2.5% ऑफ इशू प्राइस। ये याद रखना मैक्सिमम है, मैं लिख दूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये मैक्सिमम है। क्लियर है? ये मैक्सिमम है, इतना नहीं देना है, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं जाओगे आप। इस बात का बेहद याद रखना। ये आपके सामने क्या है बेटा, मैक्सिमम परसेंटेज है कि भैया इससे ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं जाना है। इसको मैं सही से नोट में दिखा दूं आपके लिए। इट मींस मैक्सिमम कमीशन अलाउड एज पर सेक्शन 40 सबसेक्शन 6। दैट इज अलाउड बाय आर्टिकल और 5% 2% एज पर एक्ट विच एवरेज लेस। बात समझ में आ गई? सर बात समझ में नहीं आई। मान लो मैं एग्जांपल दे दूं यहां पर, मैं एग्जांपल दे दूं आपके लिए। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड कमीशन अथोराइज्ड इन आर्टिकल एट द रेट 4%। बताओ कितना बेटा? तो इन दैट केस अंडर राइटिंग कमीशन अलाउड आर एच। बताओ क्या होगा? अथोराइज्ड बाय आर्टिकल और अलाउड इन एक्ट। ये कितना है? 5%। विच एवरेज लेस। तो बताओ यहां कितना है? 4%। यहां कितना है? 5%। तो बताओ मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम अलाउड 4%। मेरी बात क्लियर है? आपके लिए जो रेट दे रखी है एक्ट के अंदर, ये वाली, ये बाबू मैक्सिमम है। ये क्या है बताओ? मैक्सिमम। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं जाओगे। लेकिन एक्चुअल भी तो कोई होता है। आप एक्चुअल कितना अलाउ किया आपने? 4%। मैक्सिमम कितना हो सकता है? इतना। ये दूसरा केस भी ले लो आपकी शांति के लिए ना, एग्जाम्पल दूसरा भी ले लो। यहां बोलता बताओ अथोराइज्ड बाई आर्टिकल है 7%। और आपको पता है अलाउड बाई एक्ट कितना बताओ? 5%। मैं एक बात कर रहा हूं इन केस ऑफ शेयर।
बता, परसेंटेज हाउ मच परसेंटेज? हाउ मच परसेंटेज अलाउड? बताओ। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कमीशन अलाउड, RH। अलाउड बाय आर्टिकल, अलाउड एज पर एक्ट। कितनी बताओ, 7%? और कानून क्या बोलता है? 5%। तो बताओ तो क्या होगा? अलाउड। बताओ अलाउड कितना होगा? बिच अवे लेस, 5%। यानी कि सिंपल सी क्या है, नीचे नोट लगा सकते हो आप। अंडर राइटिंग कमीशन shall not exceed 5% और 2.5%, एज केस में भी। ये बात क्लियर है कि आप इस रेंज से ज्यादा नहीं जा सकती। कम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहो तो आपकी इच्छा करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5% से 2.5% से नीचे जाओ, एक्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। आप इससे ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है ना? अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर कि मान लो हमें इससे ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? नहीं, हम उस चर्चा में नहीं जाने वाले। हम सिंपली इतना समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी इस लॉ का लिटरेचर काम का नहीं है। हम लॉ नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। तो इस रेंज से बाहर नहीं जाओगे आप। क्लियर है? और हो गया। चलिए, कुछ बातें कर लेते फंडामेंटली। चलो पहले एक लास्ट एक पॉइंट और लिख लेते हैं। 4, टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग कितने प्रकार से है हमारे पास? अजीब सा बन रहा है तो। ऑटोमेटिक क्यों नहीं ले रहा है? एक मिनट को बच्चों। बेस्ड ऑन लाइबिलिटी और एक्सटेंट ऑफ अंडर राइटिंग। दूसरा है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अंडर राइटर। तीसरा है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, नोट करो एक बार फटाफट से इसको।
ठीक है, इसमें लिख सकते हो आप फुल अंडर राइटिंग, पार्शियल अंडर राइटिंग। क्या होता है इनकी भी चर्चा करेंगे अपन लोग। सिंगल अंडर राइटर, मल्टीपल अंडर राइटर। यहां बात करेंगे फर्म अंडर राइटिंग की, और रेगुलर अंडर राइटिंग की। बेसिकली मैं कहूं तो सारी बातें आपको पहले मैं समझा चुका हूं। आपको लगेगा ऐसा कि शायद हमने डिस्कस नहीं किया है, बट ये जब हमने लिटरेचर को एक्सप्लेन किया था ना, ये सारी टर्म्स वहां क्लियर हो चुकी थी। फिर भी मैं एक बार एग्जांपल देकर के उसकी तरफ लेके चलूंगा आपको, क्योंकि आपकी नजरें वहां पर लेकर के जानी बहुत जरूरी है जहां से रिलेटेड है ये। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, पॉइंट नंबर 5 डाल रहा हूं। प्रैक्टिकल कंटेंट, कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक, उसमें से लेस कर दो आइडेंटिफाइड एप्लीकेशंस ऑफ अंडरराइटर। इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, या थोड़ा सा मैं डायग्राम बाद में बनाऊंगा। एबीसी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स एंड अंडर रिटर्न विद ए बी सी 5,000 शेयर्स, 3,000 शेयर्स और 2,000 शेयर्स। टोटल एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम पब्लिक फॉर 8,000 इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग मार्केट एप्लीकेशन। आर एच ए है, ए है, बी है, सी है। इसके थे 3,000, 2,500 और 2,500। ज्यादा हो जाएगा क्या? इसके 4,000 कर लो, इसके 1,500 कर लो।
कैलकुलेट अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्लियर है कहानी यहां तक? मैंने कहा कि हमारे पास जो टोटल शेयर है कंपनी जो इशू किए हैं वो 10,000 है, और 10,000 शेयर्स एबीसी के बीच में रेशो दे रखा है इनका 50-30-20 का दे रखा है। बोला गया कि टोटल जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है वो 8,000 शेयर के लिए किया है, जिनमें से हमने क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया इतना ए ने बिकवाया है, इतना बी ने बिकवाया, इतना सी ने बिकवाया है। तो हमें बताओ ऐसे शेयर्स जो स्पेसिफाइड नहीं है, यानी कि जो आइडेंटिफाई नहीं है। तो देखिए, क्या मैं इसको ऐसे इधर ले लूं? नहीं, नीचे ले लेते अपन लोग। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन। टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो ए है, बी है और सी है। बताओ। अच्छा, मैं टोटल निकाल रहा हूं तो मैं एक अलग अलग क्यों रख रहा हूँ ये? टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, बताओ कितने? 8,000। उनमें से मार्केट एप्लीकेशन हटा दूं, कितने बताओ बेटा? ओ माय गॉड, ये डिजिट चेंज करो ना बेटा, इसको 3 ही कर दो। कितना हुआ बताओ ये? 7,000। अनमार्क्ड। तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बन गया? अनमार्क्ड एप्लीकेशन निकालने का फॉर्मूला बन गया टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड माइनस करने आपको क्या? मार्केट एप्लीकेशन। क्लियर है? ये आपका बन गया इसका फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये आपका फॉर्मूला बन गया। यानी कि अब ये सवाल है, मैंने आपको ऊपर डायग्राम में समझाया था, आपको याद ना हो तो मैं समझा दूं आपको बेसिक वाले में। मैंने बोला था कि देखो, इनके अंदर कुछ शेयर तो ये लोग डायरेक्टली खरीदेंगे। देखो, फ्रॉम अंडर राइटर से खरीद रहे हैं, तो जो अंडर राइटर से खरीद रहे हैं इन एप्लीकेशन के अंदर, वो तो होते हैं मार्क्ड। ठीक है, जो एप्लीकेशन इनमें से जो अंडर राइटर के थ्रू खरीदे हैं वो होते हैं मार्क्ड, और जो डायरेक्टली कंपनी से खरीदे हैं, अब जो एप्लीकेशन जो शेयर्स आपने कंपनी से खरीदे हैं उन पर किसी अंडर राइटर का साइन नहीं हो सकता, तो उनको बोलते हैं अनमार्क्ड। क्या मैं ऐसा कह दूं, ऐसे शेयर्स जो डायरेक्टली कंपनी से खरीदने पब्लिक ने, वही शेयर्स क्या कहलाएंगे आपके? अनमार्क। बोलो है ना? क्लियर है तक कहानी? क्या सर इनके अलावा और भी शेयर नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन वो वाले नंबर ऑफ शेयर्स जिन पर सिग्नेचर तो हो रखे हैं, लेकिन ये पता लगाना मुश्किल है कि इस पर ए ने सिग्नेचर किए हैं, बी ने किए हैं, सी ने किए हैं। क्लियर है? यानी मार्क्ड है बट नॉट आइडेंटिफाइड कि ये हमारे किसके सिग्नेचर हैं, ए ने किए हैं, बी ने किए, सी ने किए, तो वो भी आपके अनमार्क्ड की डेफिनेशन में जाएंगे, यानी अनमार्क वाले उस बॉक्स के अंदर चले जाएंगे। मेरी बात क्लियर है? ऐसे शेयर्स जो डायरेक्टली कंपनी से खरीदे हैं, या फिर ऐसे शेयर्स जिन पर सिग्नेचर तो हो रखे हैं, साइन तो हो रखे हैं, लेकिन वो ये पता लगाना मुश्किल है कि किसके साइन है, तो उनको भी हम अनमार्क्ड की कैटेगरी में ही डालते हैं। मेरी बात क्लियर है बेटा यहां तक कहानी? ठीक है, उसके लिए यही है। एक हो गया, सेकंड ले लो, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन।
कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, वैसे मैं चर्चा कर चुका हूं उसके पहले ही। ग्रॉस लायबिलिटी मल्टीप्लाई बाई इशूड प्राइस मल्टीप्लाई बाई रेट। इस बात को नोट रखना हमेशा। कमीशन कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन ग्रॉस लायबिलिटी। ध्यान रखना इस बात का, ग्रॉस लायबिलिटी पर होगा। और आगे लिख लो चाहो, ग्रॉस लायबिलिटी रिप्रेजेंट मैक्सिमम लायबिलिटी अराइज इफ पब्लिक डू नॉट सब्सक्राइब। फॉर एनी शेयर्स, इसको हटा दो, डू नॉट सब्सक्राइब। तो ये साथ के साथ लिख लो, इसमें नोट लगा लो। टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, ये आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग है, ये सारी बेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। एक होती ग्रॉस लायबिलिटी, एक होती नेट लायबिलिटी। इसको यहां से हटाता हूं। एक होती है ग्रॉस लायबिलिटी, एक होती है नेट लायबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, एज पर एग्रीमेंट टेकन अप बाई अंडरराइटर, बैलेंस नंबर ऑफ शेयर आफ्टर डिडक्टिंग सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। ठीक है, चाहो तो एग्जाम्पल के लिख लो नीचे। एग्जाम्पल, एज पर एग्रीमेंट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर ए बी सी 5000 3000 और 2000। क्लियर है, ये शेयर आपको बिकवाने हैं, नहीं बिके तो मैक्सिमम आपकी लायबिलिटी जाएगी। इफ सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक फॉर 8000 शेयर, कैलकुलेट नेट लायबिलिटी एंड ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। मैं एग्रीगेशन निकालूंगा, ठीक है ना, मैं एग्रीगेशन निकालूंगा। बताओ ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है, ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है, 10,000 की। वो बात अलग है, ए की बी की सी की अलग अलग है, इसकी 5,000 की लायबिलिटी है, इसकी 3,000 की है, इसकी 2,000 की है। ये है
ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा इनकी लायबिलिटी कभी क्रिएट नहीं हो सकती। मुझे बताओ, क्या कभी ए को 5,000 शेयर से ज्यादा लेने पड़ सकते हैं? नहीं लेने पड़ सकते। दैट इज मैक्सिमम, इसी को बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी, ठीक है ना। लेस पब्लिक सब्सक्राइब, कितना बताओ बेटा? 8,000। तो मुझे बताओ तीनों अंडर कितनी लायबिलिटी बचती है? नेट। ये लेने पड़ेंगे अब, ये पब्लिक ने ले लिए, ये लेने पड़ेंगे, तो नेट लायबिलिटी। अब यदि ये मुझे पता लग जाए कि ए ने कितने बिकवाए, बी ने कितने, मान लो 8,000 शेयर में से, 8,000 शेयर में से, 8,000 शेयर में से 4,000 इसने बिकवा दिए, 3,000 इसने बिकवा दिए, 2,000 इसने बिकवा दिए। तो मुझे बताओ, सॉरी 1,000 इसने बिकवा दिए। तो मुझे बताओ लायबिलिटी कितनी कितनी बची? सर इसकी बची 1,000, देखो ना, इसकी कितनी बची बताओ? 1,000। इसकी बची 0, इसकी कितनी बची? 1,000। तो टोटल तो 2,000 है, लेकिन इसमें ए और सी की लायबिलिटी है, बी की लायबिलिटी नहीं है। मेरी बात क्लियर है? तो ये इनकी नेट लायबिलिटी है और ये इनकी ग्रॉस लायबिलिटी है। ये पब्लिक ने ले लिए हैं, तो जो बचेगा वो क्या है? तो मैंने ऊपर यही लिखा है, देखो ऊपर क्या लिखा है, मैंने बताओ, देखो बेटा। बैलेंस नंबर ऑफ शेयर्स, बैलेंस नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर डिडक्टिंग सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। पब्लिक ने सब्सक्राइब करने के बाद, एज पर एग्रीमेंट टेकन अप बाय द अंडर राइटर, इसको बोलते हैं मैक्सिमम। लिख दो चाहे यहां से, दैट इज मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल को नीचे बढ़िया से आपको सजा के दे देता हूं ना इसको मैं। ग्रॉस लाइबिलिटी ए, बी और सी, 5,000, 3,000, 2,000। बी नेट लाइबिलिटी, बताओ क्या होगी? ग्रॉस लाइबिलिटी ले लो, लेस कर दोगे सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। तो यहां मुझे बताओ ए का कितना है, बी का कितना, सी का कितना है? ये ए ले लो, बी ले लो और सी ले लो। मैं चलो एग्जांपल ऊपर लिख भी देता हूं। मार्केट एप्लीकेशन ए के 3,000 या 4,000 कर लो, 3,000 और 2,000, ठीक है ना, कर लेते हैं साथ में। तो क्या पता लग जाएगा एग्जैक्टली? 5,000, 3,000 और 2,000। इनमें से सब्सक्राइब जो मार्केट है वो भी पब्लिक। देखो आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर आप तो कहते हो कि मार्केट लेस कर रहे हो यहां से, जबकि आपने बोला सब्सक्राइब बाय द पब्लिक लेस करना है आपको। मैं मार्क कर रहा हूं ऐसे, देखो बेटा मैं ऐसे मार्क कर रहा हूं ना, यहां से कर रहा हूं कितना, 4,000, 3,000, 1,000, 1,000 करो इसको, तभी तो 8 होंगे। तो यहाँ 2,000 बचा, यहाँ नील, यहाँ 2,000, सॉरी 1,000 बचा, यहाँ 1,000, टोटल 2,000। ठीक है, बेकार हो जाती है। क्लियर है? सर आपने बोला सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, बट आपने मार्क घटा दिया। बेटा देखो सब्सक्राइब बाय पब्लिक मार्क और अनमार्क दोनों होते हैं। आप यहां देख लो डायग्राम में, आप यहां देख लो डायग्राम में, ये जो टोटल एप्लीकेशन है ना, इसमें वो वाले शेयर भी है जो कंपनी डायरेक्ट खरीदे थे, इसमें वो वाले शेयर जो अंडरराइटर थ्रू खरीदे थे। इसका मतलब टोटल एप्लीकेशन मार्क्ड एप्लीकेशन और अनमार्क्ड एप्लीकेशन दोनों होते हैं।
क्लियर है? ये बात दिमाग फिट कर लो, इसमें दोनों की दोनों होते हैं, मार्क और अनमार्क दोनों होते हैं। तो मैं वहां पर मार्क लेस किया इसलिए क्योंकि अनमार्क मेरे पास नहीं है, क्योंकि टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितने हैं? 8,000। देखो ना, टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितने हैं? 8,000। और मार्क भी कितने आगे बताओ? 8,000। कितने बताओ? 8,000। तो जब मैं अनमार्क निकालूंगा तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव माइनस मार्क, तो ये 8,000 माइनस 8,000, तो कितना आ गया? 0। तो यहां पर अनमार्क नहीं है, इसलिए यहां पर ये ऐसा केस बना है। ठीक है, क्लियर है कहानी तक? ये भी आपका हो गया। अब नेट पेबल और नेट जो रिसीवेबल है उसकी बात हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं कि भैया कि हम नेट रिसीवेबल कैसे निकालेंगे और नेट पेबल कैसे निकालेंगे, क्योंकि लायबिलिटी का कैलकुलेशन आपको वहीं से सीखने मिलेगा। अब इसके बाद जो आपका मैथमेटिकल है, जो कैलकुलेटिव पार्ट है, वो स्टार्ट हो जाएगा। किसी को यहां तक कोई सवाल पूछना पूछिएगा। और क्या है सर, एक सवाल और दिमाग में आ रहा है, जो आपने टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग लिखा है, इनका मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा। इनका मतलब आपको धीरे धीरे मैं समझाता रहूंगा, ठीक है ना? इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। अभी मोटा मोटा इतना समझ लो, फुल अंडरराइटिंग मतलब कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है, 10 की 10 पूरे के पूरे अंडर राइटिंग पर दे डाले। एक कंपनी है 10,000 शेयर इशू कर रही है और 10,000 के पूरे शेयर अंडर राइटिंग में दे दिए। कभी कभार ऐसा होता ना कि कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है, जिनमें से 8,000 तो अंडर राइटर को भी बोल दी कि भाई तुम बिकवा दो, और 2,000 खुद ने रख लिए और वो खुद बेच रही है। तो जब कंपनी पूरे के पूरे जितने इशू ऑफ शेयर कर रही है पूरे अंडर रिटर्न पर दे दिए, उसको बोलते हैं फुल अंडर राइटिंग। और जब ऐसी सिचुएशन कंपनी इशू कर रही है कुछ और जबकि अंडर राइटिंग को दिया कुछ और, उसको बोलते हैं पार्शियल। जैसे 10,000 इशू कर रही है, उनमें से 8,000 उन्होंने किसको दे दिए? अंडर राइटर को बोलते तुम बिकवा दो, 2,000 खुद के पास रख लिए, इसको बोलते हैं पार्शियल अंडर राइटिंग। क्या बोलते बेटा? पार्शियल अंडर राइटिंग। फुल और पार्शियल का मतलब समझ में आ गया? फुल मतलब पूरे पूरे खुद अंडर राइटिंग को दे दिए, और पार्सल खुद कुछ ने बिकवाने के लिए, खुद ने बेचने के लिए रख लिए, और बाकी के अंडर राइटर को दे दिए। मैं एग्जांपल देकर के समझाऊंगा, डेफिनेटली टेंशन ना लो। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अंडर राइटिंग, बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ अंडर राइटर, मल्टीपल सिंगल हो सकता है। मैंने सारे सारे शेयर ए को दे दिए, ठीक है। हो सकता है मैं सारे शेयर ए को ना दे, रिस्क ज्यादा है, तो ए बी सी 3 व्यक्तियों को दे दिए। अब यहां पर भी फुल्ली और पार्शियल हो सकता है, मैंने पूरे के शेयर पार्सल, पूरे के पूरे शेयर मैंने क्या कर दिया? अंडर राइटिंग कर दिए। और हो सकता है कि मैंने पार्सल किए हों और जो भी मल्टीपल अंडर राइटर में किए हों, तो मे भी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है ना। सिचुएशन अलग अलग क्रिएट हो सकती है यहां पर। इतना अब आपके दिमाग में क्लियरिटी आ जानी चाहिए कि यहां पर कुछ भी हो सकता है। सिचुएशन जैसे मूव करेगी, कैलकुलेशन आपको उसी हिसाब से मूवमेंट में आ जाएगा। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कंप्लीशन, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कंप्लीशन फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग पता आपको क्या है? मैंने स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर रख लिए अलग से, वो, और दूसरा क्या? एक रेगुलर। जितने मैंने शेयर अंडर राइटिंग रखे वो एक रेगुलर जो नॉर्मल करते हैं, ठीक है ना? दोनों अलग अलग हैं, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।